हेलो बच्चों, आई होप कि तुम अपना डेली का काम डेली कर रहे होगे। तो आज नर्म्स इक्वेशन के आगे का पार्ट देखते हैं। हमने नर्म्स इक्वेशन हाफ सेल के लिए और एक सेल के लिए लगा के दी, मतलब वी हैड डिराइव्ड दैट इक्वेशन, ठीक है ना। और उसको एक जनरल सेल और एक डैनियल सेल दोनों के लिए लगा के देखा था, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमारे पास डैनियल सेल है, ठीक है जी। डैनियल सेल के लिए इसे लगा के देखते हैं और किसी जनरल सेल के लिए लगा के देखते हैं, ठीक है। जनरल सेल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, चलो सीधे सीधे करते हुए देखते हैं कि डैनियल सेल में क्या हो रहा है, किस तरीके से उसमें तुम्हारी नॉर्म्स इक्वेशन लगेगी, और अगर एक कंप्लीट सेल होगा तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है जी। तो भाई अगर हम देखें तो एनोड हाफ रिएक्शन क्या है इसकी एनोड हाफ रिएक्शन है Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और इसकी कैथोड हाफ रिएक्शन क्या है Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu, ठीक है जी। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका जो E नॉट होगा दैट विल बी चलो ठीक है, इसके बस इतना लिख लेते हैं अभी के लिए, दैट ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर मैं पूरा सेल देखूंगा तो ये दो हाफ सेल से मिलके बनेगा, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी, देखो भाई दो इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, कट जाएगा। Cu 2 प्लस गिव्स Zn 2 प्लस Cu। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। इसके लिए भी n इक्वल टू 2 है, इसके लिए भी n इक्वल टू 2 है। इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और यहां अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूंगा तो देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ओके, नाउ वी हैव E नॉट। इसका अगर इसके लिए मैं इस रिएक्शन के लिए इसका E नॉट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा Zn 2 प्लस, ये क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, ठीक है जी। ओके, E नॉट ऑफ Cu इस वाले रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे भाई, Cu 2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ठीक है। तो तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शायद तुमने काफी पहले पढ़ा हो, लेकिन मैं दो तरीके से बता रहा हूं, हालांकि उस वक्त भी तुमने ये पढ़ा होगा, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो बताते हैं। देखो भाई तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो वो क्या कह सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका 2 है, तो बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन सिंपल सा है, अगर कोई भी एंटिटी इलेक्ट्रॉन देती है तो उसमें किसी ना किसी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर कोई एंटिटी इलेक्ट्रॉन्स लेती है तो उसमें किसी ना किसी एटम का या आयन का रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो या तो अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से याद करना चाहते हो तब कर लो, दैट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन, और वाइस वर्सा, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस दैट मींस रिडक्शन, ठीक है। या फिर अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से याद करना, ये वाला बेहतर तरीका लगता है मुझे, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई स्पीशीज तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई स्पीशीज तो उसका रिडक्शन हो रहा है, सिंपल, इतने ही याद रखो। अब जब यहाँ पे हम वो देख रहे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इट विल बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ज्यादा सब कुछ जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जब कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा हो सेम कंडीशंस में, दोबारा बोल रहा हूं,
अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा हो सेम कंडीशंस में, तब हम क्या करते हैं, EOP या ये कह लो ERP इक्वल्स टू माइनस ऑफ EOP एंड वाइस वर्सा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं EOP इक्वल्स टू माइनस ERP, कैसे भी वैलिड है। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आएगा इसका, E नॉट Zn 2 प्लस Zn, इसका रिडक्शन हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, लेट्स से, क्योंकि इसका आता है 0.76 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये आता है 0.34। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका नेगेटिव माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं Cu का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा क्या आएगा, Cu 2 प्लस, तो इसको क्या करना है, बस माइनस कर देना है, तो ये इसका SRP हो गया और ये इसका SOP हो गया। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये सीन है, सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया SRP अगर पूछा गया है और SOP दिया गया है तो बस माइनस कर देना है, और अगर SRP दिया गया है और SOP पूछा गया है तो इस तरीके से उसको नेगेटिव कर देना। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी, तो इसमें Zn 2 प्लस और E नॉट Cu 2 प्लस Cu, ये दिया गया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई किस तरीके से इसका, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है ना या कंप्लीट सेल है, तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे, सेल पोटेंशियल, तो E नॉट सेल, ये ध्यान रखना भाई आगे से, इसके 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूं, जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो भी लिखवाऊंगा या उसको बता दूंगा कि मैं कौन सा यूज करता हूं या कौन सा प्रेफरेबल है यूज करने के लिए। तो देखो तुम E नॉट OP प्लस ऑफ एनोड, ये ध्यान रखना, E नॉट OP ऑफ एनोड प्लस E नॉट RP ऑफ कैथोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी जो मैंने तुमको बताया था उसके हिसाब से हम इसको दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में रखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे साइन, माइनस ऑफ E नॉट OP कैथोड। ठीक है, अगर मेरे को ये दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो ये तो ऐसे ही रहेगा, जैसे तो मैंने सबसे पहले लिख लिया, पॉजिटिव में रहेगा ये, और ये क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस E नॉट, नहीं ये कैथोड था, सॉरी, E नॉट RP। ठीक है, ये तुम्हारे 3 फॉर्मूले हो गए। मैं सबसे ज्यादा इसको प्रेफर करता हूं, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे ये दिया है, और उससे बड़ा रीजन ये है कि जहां पर भी तुम्हें दिया होता है, अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन दी होती है कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो वो तुम्हें हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में दी होती है। इनफैक्ट अभी हम एक सीरीज देखेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उस सीरीज में ये जितने भी वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल्स दिए हैं जो वहां पे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सारे के सारे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए, सारे के सारे रिडक्शन की फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में आएगी, तो रिडक्शन की फॉर्म में आएगी तो हमेशा ये याद रखो, है ना, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, अगर मान लो ये तो E नॉट सेल हो गया, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो E सेल क्या जाएगा, E सेल यूं समझो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो E सेल में क्या जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहां से सब जगह से स्टैंडर्ड का जो साइन है ये हटा दो, तुम्हारा E सेल आ जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले E सेल के लिए हो गए। क्लियर हो गई ये बात? इसको अगर यही चीज मैं जनरल सेल के लिए करूं तो जनरल सेल के लिए देखो, एक मान लो M1 करके कोई मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
M1N1 प्लस और उसने N1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। ठीक है जी, यहां पे इसका AHR ऑक्सीडेशन एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन। यहां पे मान लो दूसरा N2 प्लस है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? N2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या देगा? M2। अगर तुम देखो तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम थे तो हमने ऐसे डायरेक्टली ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं इसे N2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है जी, और मैं अगर से एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक है, इंटू N1, तो ये क्या आ जाएगा? इसकी CCR कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आएगी इसकी? N2 M1 प्लस N1 M2 N2 प्लस। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन सिंपल है। N1 N2 इलेक्ट्रॉन इधर है, N1 N2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। ठीक है, दिस गिव्स N2 M1 N1 प्लस प्लस N1 M2। ठीक है, ये बिल्कुल जेनेरिक लिखवा रहा हूं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जो भी रिएक्शन आएगी उसमें, जैसे किसी का 2 है तो अभी क्वेश्चन लेंगे तब उससे थोड़ा और क्लियर होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो n इक्वल्स टू कितना है? N1 N2। ठीक है, लेट्स से कि जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था दैट इज EM1 M1 N1 प्लस। ठीक है, और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया इस वाले का? दैट केम आउट टू बी इक्वल टू E0 M2 N2 प्लस और M2। ठीक है, तो ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारा। तो देयरफॉर अब इसमें क्या करना है अपने को? सेम यही चीज लिखनी है ना। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो अगर मैं E0 सेल लिखता हूं इसका, तो E0 सेल क्या हो जाएगा भाई इसका? E0 सेल सिंपल ये इक्वेशंस आ जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि इसका नर्स इक्वेशन लगाते हैं, इस पे नर्स इक्वेशन लगाते हैं इस पे। ठीक है जी, अगर मैं इस पे नर्स इक्वेशन लगाता हूं तो यहां क्या आएगा? E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, देखो आगे क्या आता है? 0.0591 अपॉन n आता है। n क्या है यहाँ पे? 2। अच्छा, लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या था? जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी तो 1 होगी तो अब इसे लिखेंगे नहीं। ये क्या है? Zn2 प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर भी 1 रहेगी, अपॉन ये Cu2 प्लस है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर भी 1 रहेगी। इसका तो 1 आएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर रिएक्शन, इसको सॉरी दिस इज योर सेल इक्वेशन, नर्स इक्वेशन लगाई अगर हमने तो ये कितना हो जाएगा? E0 सेल है, E0 सेल कैसे आएगा? मैंने ERP बताया था ना तुमको, सॉरी E0 सेल इक्वल्स टू क्या बताया था? E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। ठीक है, आरपी का कैथोड का जो आरपी था वो था 0.34। ठीक है, माइनस, अच्छा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो 0.76 था, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस 0.76। अगर तुम करोगे तो इसको ये 1.1 वोल्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे क्या करना है अपने को? यहाँ पे 1.1 वोल्ट डालना है। 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591। अच्छा, अभी क्योंकि ये 0.059 है तो मैं इसको यूजुअली एक्चुअली मैं अपनी कैलकुलेशंस में इसको 6 कर लेता ताकि कैलकुलेशन आसान रह जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कितना आएगा? 1.1 माइनस 0.03 log Zn2 प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो भाई, ग्राफ किस किस के बीच में? ये देखो, पहले ई सेल के बीच में है तो ये y हो गया। ठीक है, अच्छा
और मैं ये जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा लिख रहा हूं लॉग ऑफ, ये जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे, ये मैं एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं, क्या हो जाएगी ये लॉग ऑफ Zn 2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu 2 प्लस। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये y इक्वल टू C माइनस m और x आ रहा है, मतलब ये लाइन की इक्वेशन है। इसमें इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग में होगी। इसका स्लोप आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 0.03। ठीक है जी, या नेगेटिव कह लो इसका। ठीक है, और ये पॉइंट जो है दिस इज C विच इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो कितना आएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है जी, अगर मैं इसके लिए जनरल रिएक्शन है या जनरल सेल है उसके लिए नर्स इक्वेशन लगाऊं तो E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n1 n2 है, यहाँ पे क्या जाएगा n1 इंटू n2। यहाँ पे थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा तुमको, लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका कितना आएगा m1 n1 प्लस, अब इसका कोफिशिएंट क्या है n2, तो यहाँ n2 आ जाएगा, अपॉन इधर क्या है, ये तो इसका तो 1 रहेगा, यहाँ कितना आएगा m2 n2 प्लस, और इसकी पावर कितनी आएगी इसके कोफिशिएंट के इक्वल n1। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। इसमें भी एक जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी है, अगर अब इसमें कोई एग्जांपल लेंगे तब हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। देखते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है कि नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेते, पहले इसकी ना सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। चलो, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। देखो भाई, अब ध्यान से देखना, इसमें डैनियल सेल में हमने देखा था कि दिस इज दी एनोड और दिस इज दी कैथोड। एनोड वालों को हमने हमेशा लेफ्ट में लिखा था, इसकी हाफ सेल क्या था, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, तो हाफ एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या थी इसकी थी Zn 2 प्लस एक्वस। ठीक है, Zn 2 प्लस एक्वस, और लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 दी हुई है। ये जो C1 लिख रहा हूं ना, हमेशा मोलैरिटी में, तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें वो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी और तरीके से देगा। यूजुअली ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स इट विल गिव यू द ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन मोलर टर्म्स, मोलैरिटी में देगा, और किसी तरीके से नहीं। क्लियर होगी भाई ये बात? ये इस तरीके से लिखवाया था। ये क्या बताया था मैंने, ये फेज चेंज या फेज सेपरेशन के लिए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर मैं कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन था, वो कैसे लिखते हैं हम, Cu 2 प्लस एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और यहाँ पे देन अगेन देयर इज, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी फेज बाउंड्री होगी या फेज सेपरेशन होगी। गॉट इट? अब क्योंकि ये एनोड है, ये कैथोड है, इनको हमें जोड़ते हैं। हम कैसे जोड़ते हैं इनको, यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को दर्शाने का रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, इसके तुमने देखा होगा, जो डैनियल सेल का फिगर याद करो, उसके सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड था और राइट में कैथोड था, तो लेफ्ट में एनोड होगा, इसका मतलब ये हम यहां लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, C1, और क्योंकि ये राइट में था तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो हमेशा एक्सट्रीम्स में होते हैं। तो एनोड हमेशा लेफ्ट में होगा, कैथोड हमेशा राइट में होगा। ये क्लियर होगी मेरी बात? तो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे हम, जैसे अगर मान लो ये भी लिखना होता हमें तो भी कोई गलत नहीं होता। ठीक है, हालांकि ये सब लिखना इतना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें बस इतना जानना है कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन क्या कन्वे कर रही है, बस।
इससे ज्यादा और कुछ इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन इज लाइक अ कोड, जिसको अगर कहीं पे लिखा हो तो जिसे वो कोड पता है वही उसको अच्छे से पढ़ सकता है। तो तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम एक बार देखोगे तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे क्या है, देखो इससे क्या क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसका, ये एनोडिक हाफ का इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोडिक हाफ का इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी जो स्टेट है, फेज है, वो सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अच्छा, इसमें C1 C2 ये कॉन्सेंट्रेशन किसी भी गिवन टाइम पे या स्टार्ट ऑफ द सेल के, ठीक है, जब हमने सेल को स्टार्ट किया उस वक्त इसकी कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ की, इनफैक्ट SO4 की नहीं, SO4 में डेफिनेटली उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक। तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन C1 थी और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन C2 थी, ठीक है, वही काम की है, ये इंफॉर्मेशन हमें इससे पता चल रही है। ओके, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं इसके लिए लिखूं, जनरल सेल के लिए, तो जनरल सेल के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, M1, ठीक, N। अच्छा, एक चीज और नोटिस करी तुमने क्या, मैंने इसका, ठीक है, अभी वो चीज भी बताते हैं। M1N1+ ये एक्वस है और ये C1, ठीक है जी। इस तरीके से ये दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक। एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है कि जब मैंने इसे N1 N2 से मल्टीप्लाई किया और इसे N1 से मल्टीप्लाई किया तो इसके E0 सेल पे क्या फर्क पड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको N2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको N1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और लेट्स से कि इसका E0 1 था, इसका हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 था, तो N2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इट विल नॉट चेंज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल नॉट चेंज, ठीक है। वो अगर मैं लिखता हूं जैसे ये रिएक्शन Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके लिए मान लो E0 E1 है, तो अगर मैं ये लिखता हूं 2Zn2++4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E0 भी जो आएगा वो सेम E01 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज E0 या E सेल इज, या इवन हाफ सेल के लिए भी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी भी इस तरीके से ऐड नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे जैसे डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अगर मैं कहूं कि पानी 1 ग्राम पर ml होती है उसकी डेंसिटी, तो पानी का मैंने एक सैंपल लिया, उसकी 1 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होगी, दूसरे का लिया 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होगी, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या डेंसिटी 2 हो जाएगी, नहीं होगी। तो डेंसिटी डिड नॉट चेंज, बट वॉल्यूम डिड इट चेंज, यस। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, इसका वॉल्यूम लेट्स से 1 लीटर था, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2 लीटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दिस EMF or the cell potential is an intensive property. It is independent of the mass or the amount of material in a particular substance. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब कभी भी तुम उसके रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो उसका E कभी चेंज नहीं होगा, गॉट दैट। हालांकि जरूर ध्यान रखना N चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मैंने क्यों बताया, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, लेट्स से वी हैव अब क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, इसने रिएक्शन दी है Zn सॉलिड Zn2+
ठीक है, एक्वस, और ये 4m इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा है तो Ag प्लस एक्वस 0.2m है और Ag सॉलिड है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पड़ा है भाई। ठीक, अच्छा इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या इसको जनरलाइज कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, एनोड आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड कैथोड। ठीक है, तो जेनेरिक वे में अगर तुमको लिखना हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखी जा सकती है। अब वो हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन इज बेसिकली कि ई सेल, ई नॉट सेल, हाफ सेल रिएक्शंस एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, ये सारी की सारी वो पूछ रहा है, सीसीआर, एचसीआर। ठीक, मैंने तुम्हें एक बार तरीका भी बताया था, कभी भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाना है, चाहे बोर्ड्स में आए, चाहे तुम्हारे जेई में आए, चाहे नीट में आए, कहीं भी आए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज, जब कभी भी ऐसा कोई सेल दिया हुआ है, जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन, एक पूरा सेल दिया हुआ है, इससे जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है लिखो उसको। ठीक है, वही स्टेप्स मैं पूरे के पूरे दोहराऊंगा। सबसे पहला स्टेप है कि हाफ सेल रिएक्शंस लिखो। इनफैक्ट उसने पूछ ही लिया है तो हाफ सेल रिएक्शंस लिखते हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो एनोड हाफ रिएक्शन क्या हुई, एनोड हाफ रिएक्शन हुई Zn, यहां पे इसकी स्टेट चलो लिख लेते हैं, Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, आर वी क्लियर? गुड। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे हाफ सेल की, CHR की, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या है, Ag प्लस, Ag प्लस यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। ठीक है जी। अच्छा, यहां तो कुछ नहीं होगा, अभी इसका क्या दिया है, E नॉट इसका दिया है जो, अब ये ध्यान से देखना क्या दिया है, Zn 2 प्लस Zn इक्वल्स टू माइनस 0.76 दिया है, और इसका E नॉट जो दिया है दैट इज Ag प्लस टू Ag दिया है 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, Zn इसकी हमने हाफ रिएक्शंस लिख ली है, क्लियर होगी बात। अब अगर इसको फुल रिएक्शन लिखनी है, हमें कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इनको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाली इक्वेशन में, इसमें कितना, 1 है, तो हमको इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नो, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नो मीन्स नो। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या जाएगा, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn 2 प्लस प्लस 2Ag, ये इसकी फुल रिएक्शन होगी। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन तो ये दो हमने लिख लिया, कर लिया हमने ये। ठीक है जी, ओके। नाउ इसमें, हाँ इसमें ई नॉट सेल की बात करते हैं पहले कि ई नॉट सेल क्या होगा। ई नॉट सेल के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, अच्छा इसका n क्या है पहले बताओ, n क्या है इसका, n इक्वल्स टू 2 है, ये ध्यान रखना है। अभी क्योंकि ये भी 2 हो गया था, 2 से 2 गया तो n इक्वल्स टू 2 है, ध्यान रखना। n इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक, यहां पे अगर मैं ई नॉट सेल लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू, रिडक्शन पोटेंशियल से करा रहा हूं तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन किसका हो रहा है, कैथोड का, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, यही बताया था मैंने। ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड कितना है, 0.8 वोल्ट माइनस इसका कितना है वो, माइनस 0.76। ठीक है, टोटल कितना आएगा ये, 1.56 वोल्ट। आर यू गेटिंग इट?
सिंपल इनफ, ठीक है, सिंपल सी चीज है, इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, अगर मैंने इसको Zn करके दिया होता, Zn टू Zn2 प्लस, तो ये पॉजिटिव होता, मेरे को नेगेटिव करके लिखना पड़ता। मैं ये वाला तरीका याद है, मैं इसी को याद रखता हूँ, इसी को रेकमेंड भी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें तीनों में से कोई सा भी पसंद आए, लगे कि वो आसान है, तो उसको कर सकते हो, ठीक। मेरा रिकमेंडेशन इस फॉर्मूले का है। नाउ यहाँ पे ई सेल आ गया, अब ई नॉट सेल आ गया, ई सेल को देखो, ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितना है यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो 2 आ गया लॉग ऑफ। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका कितना आएगा Zn2 प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी पावर भी 1 ही होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये Ag प्लस है, इसकी पावर 2 होगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2, ठीक। अब कर लो इसको, ई नॉट सेल इज 1.56 माइनस ये कितना आ जाएगा, इसको लेट से 0.06 कर देता हूं, तो 0.066 अपॉन 2 लॉग ये 4 है अपॉन ये कितना है 0.2, उसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 1.56 माइनस 0.03 इंटू ये कितना है लॉग ऑफ 4 अपॉन 0.04, ये आएगा 100 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 100 को कैसे लिखूंगा, log of 100 is 2, 1.56 minus 0.03 into 2, it comes out to be 1.50 volts, ठीक है जी। आर बी क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया, जस्ट टू इलैबोरेट ऑन दैट, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और, चलो उसको आगे वाली बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा जी एंड ई सेल नाउ, ठीक है। डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशनशिप है, और डेल्टा जी या ई सेल किस तरीके से हमें और क्वांटिटीज को जानने में मदद करता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। सो डेल्टा जी एंड ई सेल, ठीक है, ये हेडिंग डालो। इसमें अगर तुमको याद होगा, हमने डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE निकाला था, और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट निकाला था, ये याद होगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कर लेना इसको, क्योंकि अब हम सेल की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे R होता है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन की बात हो रही है ना। तो डेल्टा जी आर फॉर द रिएक्शन ऑफ सेल ये आएगा। अच्छा, फॉर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने वहां पे चीज बताई थी, दैट वाज कि इस वाली रिएक्शन के लिए n इज इक्वल्स टू n है, यानी समझो, इसको देखते हैं, m1 n1 प्लस n1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू x है अगर मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इसे n2 से मल्टीप्लाई कर दूं, n2 से अगर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, n2 m1 gives n2 m1 n1 प्लस n1 n2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी, उसमें जेनेरिक इक्वेशन ऐसी थी कुछ, ठीक है। तो क्या इसके लिए डेल्टा जी एक्स ही रहेगा, नो, इसका जो डेल्टा जी है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n2, ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन बी एडेड द वे आई हैव एडेड इट, ठीक है। तो डेल्टा जी हमेशा ऐसे रहेगा, गॉट दिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे एक दो। पहले ये चीज ध्यान रखो, जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से, है ना, हाफ रिएक्शन लिखे मैंने यहाँ पे, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है तुमने किसी नंबर से, तो ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डेल्टा जी हुआ तो उस पर फर्क पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डिवाइड, अगर मैंने इसको डिवाइड किया हो तो डिवाइड हो जाएगा बाय दैट नंबर, सिंपल है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
फर्स्ट इन दोनों के बेसिस पे हम क्या रिवील कर सकते हैं? फर्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसता या फिर स्पॉन्टेनिटी जो है वो हम कैसे जान सकते हैं? देखो भाई, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना? और सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, देयरफॉर डेल्टा जी, देयरफॉर माइनस एन एफ ई शुड बी लेस देन 0। तो अगर हम इसमें देखें n क्या होता है? पॉजिटिव होता है। f क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब कभी भी हम साइन चेंज करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी का, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, उलट जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट e इज इक्वल टू 0, सॉरी e इज ग्रेटर देन 0 फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी सेल टू बी स्पॉन्टेनियस और एनी सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है? E के बेसिस पे अगर हम बात करें तो E विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना है भाई, E को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। ये नहीं होगा तो सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है? तो गॉट इट। चलो ऐसा करते हैं कि एग्जांपल देते हैं इसका, ठीक है? इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, या इसी का टाइप कह लो, ठीक है? इसका टाइप कह लो, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। इसके बेसिस पे बता रहा हूं जो मैंने अभी स्पॉन्टेनिटी, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। तो सेल का कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है? मान लो तुम्हें मैं दो वो दे देता हूं, दो एनोड और कैथोड दे देता हूं। एक एनोड है लेट्स से Cu2+, ठीक है? और Cu2+ टू Cu, यहाँ पे ये कैथोड है, और Zn2+। हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड, ठीक है? ये कैसे डिसाइड किया? देखो भाई, अगर तुम्हारा ये रिडक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, तो लेट्स से कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने दिया है 0.34। अच्छा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो मैंने दिया है Zn का, ठीक? Zn का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कितना दिया है? 0.76, ठीक? तो कभी भी तुम्हें चूज करना हो कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड, तो कैसे करोगे? एक तरीका तो क्या है, किसी को भी कैथोड मानो, किसी को भी एनोड मान लो, डजंट मैटर, किसी को भी मान लो। एक को कैथोड एक को एनोड मान लो, ठीक है? एक को कैथोड एक को एनोड मानोगे, उसके बेसिस पे क्या करोगे? तुम उसका ई सेल निकालोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसको कैथोड मान लेता हूं और इसको एनोड मान लेता हूं, ठीक है? तो इसमें क्योंकि ये अब कैथोड का है, कैथोड ERP ऑफ कैथोड, और ये क्या हो जाएगा? ERP E नॉट RP नॉट ERP E नॉट है ऑफ एनोड, ठीक है? तो अगर मैं E नॉट सेल कैलकुलेट करूंगा इसके लिए, इनफैक्ट यहां एक चीज हमने नहीं करी, यहाँ पे E नॉट सेल के लिए लिखना भाई, किसी भी रिएक्शन के लिए। इनफैक्ट चाहे तुम ई सेल के लिए लिखो, लेकिन इन जनरल अगर तुम ई नॉट सेल के लिए लिख रहे हो कि दैट ई नॉट सेल नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो किसी भी कंडीशन में अगर सेल वर्क कर रहा है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, उसका ई सेल या ई नॉट सेल नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? इक्वल टू 0 होगा तो हम देखेंगे अभी क्या होता है उस कंडीशन में। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा भाई? ई नॉट सेल होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है? तो ई नॉट RP कैथोड माइनस ई नॉट RP एनोड, ठीक है? ई नॉट RP कैथोड कितना है? 0.76 माइनस ये कितना है? 0.34, तो कितना आ गया? -1.1। क्या ई नॉट सेल 0 से बड़ा है? नो, क्योंकि ई नॉट सेल 0 से नहीं बड़ा है, इसका मतलब जो इसका ऑपोजिट होगा, इस सेल का ऑपोजिट होगा, वो ट्रू, वो
वो स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब अगर ये एनोड होता, अगर इंस्टेड ऑफ दिस कैथोड अगर ये एनोड होता और अगर ये कैथोड होता तो ये सेल स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि कभी भी तुमसे कंस्ट्रक्शन पूछे या ये पूछेगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, जस्ट बाय गिविंग यू द ई नॉट वैल्यूज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी दे दे उसके बेसिस बोले कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, कुछ नहीं करना, सिंपली किसी एक को चूज कर लो। ऐसी मान लो कि भाई ये कैथोड है ये एनोड है, उसके बेसिस पे ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर लो। अगर पॉजिटिव आया तो तुम्हारी चॉइस करेक्ट है, जिसको तुमने कैथोड कहा वही कैथोड है, जिसको तुमने एनोड कहा वही एनोड है। लेकिन अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो जिसको तुमने कैथोड कहा वो एनोड है और जिसको तुमने एनोड कहा वो कैथोड है, तुम्हारी चॉइस गलत थी। सिंपल है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, अगर तुम्हें वो चीज याद करनी हो तो वो याद कर सकते हो। देखो जैसे कभी भी एनोड दिए, एनोड किसको मानोगे या कैथोड किसको मानोगे, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया है। यूजुअली हमें रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया होता है। तो अगर देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया है तो कैथोड का हायर, ऐसे लिख लो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, और एनोड कौन सा होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर होगी बात। अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं तो जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि वहां पे तो रिडक्शन होता है। आउट ऑफ द टू तुम ये देख सकते हो ना, दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसकी रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, हाँ है ना, तो इसलिए वो कैथोड बनेगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब दोनों में से एक तो कम होगा ना, जिसकी कम है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, मान लो ऑक्सीडेशन, जब इसे ऐसे लिखना कि आरपी गिवन, अगर आरपी गिवन है तो ये तरीका निकालना, अगर ओपी गिवन है तो क्या करोगे, अगर ओपी गिवन हुए तब क्या करना है कि हायर ओपी जिसका होगा वो एनोड होगा और जिसका लोअर ओपी होगा वो कैथोड होगा। तो इसको किस तरीके से याद रखोगे भाई, दोनों में से कंपेयर किया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रांगली मतलब ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है उसको हम एनोड कहेंगे और जो कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है उसको हम कैथोड कहेंगे। सिंपल सी बात। क्लियर होगी ये बात। ठीक है जी, तो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इससे बेस नहीं है, दूसरा ही कुछ है, लेकिन इस तरीके से Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन तब जब Cu2+, Cu ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है तुम्हारा, इसका ई सेल इज इक्वल टू 0, इसका ई सेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब तुम्हें यहां पे बोल दिया है कि भाई इसका सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा उस टाइम पे Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, नॉट्स इक्वेशन लगा दो भाई। ठीक है, इसका ई नॉट सेल तो अपने को पता ही है 0.34, क्योंकि रिडक्शन में दिया है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, नहीं नॉट दैट, सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन लिखो। ये तो ई नॉट कितना दिया है इसका, ई नॉट Cu2+ Cu ये दिया है 0.34 वोल्ट। ठीक है, बस अब यहाँ पे नॉट्स इक्वेशन लगा दो। नॉट्स इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, नॉट्स इक्वेशन में ई सेल ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू ई नॉट कितना है इसका 0.34 माइनस 0.06 ले रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ, इसका प्रोडक्ट में तो 1 होगा और इसमें कितना होगा Cu2+ ये कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ठीक है, Cu2+ ये कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमसे तो पूछी हुई, राइट, Cu2+। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो क्या आ रहा है 0 इक्वल्स टू
0.34 माइनस, या अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊंगा तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 0.03 लॉग ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको इधर लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे इसमें, -3 माइनस 0.34 इक्वल्स टू 0.03 लॉग ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये आएगा 34/3 माइनस 34/3 अपन लॉग Cu2 प्लस। ठीक है जी, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, ठीक है जी, ओके, सिंपल है, इतना ही आएगा। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। ठीक है, अगर ये हो गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 10 raised to Cu2 plus की concentration should be equal to 10 raised to minus 34/3। ठीक है, so nothing wrong in this। ठीक है, ये तुम्हारी इसकी concentration होनी चाहिए, इस concentration पे इसका E cell 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, ठीक है जी। Now let's take a look at कि ई सेल 0 कब होता है। ठीक है, ई सेल 0 कब होता है, देखो हमने ये बात कही है कि भाई शुरुआत में जब स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने सेल को चलाया तो मतलब हमने इस तरीके से अरेंज किया कि वो उसका सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था। विद टाइम क्या होता है, Zn2 प्लस जो एनोड होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है। ठीक है, और उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और जो कैथोड में होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है। ठीक है, सिंपल है ना। तो अगर हम मतलब विद टाइम तुम देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का वो धीमे धीमे कम होने लगेगा, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। तो एक पॉइंट पे आके ये दोनों के दोनों पोटेंशियल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे ई सेल 0 हो जाता है। कैसे, क्योंकि वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज देयर इज एन इक्विलिब्रियम व्हिच हैज सेट। तो ये ई सेल 0 हुआ, इसको मैं उल्टा कह रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा अभी कि जब रिएक्शन रुक जाएगी तो ई सेल 0 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि ई सेल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वाइस वर्सा उल्टा, कि भाई इसमें इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो इसका मतलब होता है ई सेल 0 हो गया, और अगर मैं कहता हूं ई सेल 0 हो गया उसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, मतलब वाइस वर्सा। दोनों का मतलब एक दूसरे के लिए है। ठीक है, इसको बताऊंगा तो ये मतलब है, इसको बताऊंगा तो ये मतलब है। तो ई सेल विल बी 0 ओनली व्हेन, ई सेल विल बी 0 ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन सेट। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या आएगा, देखो ई सेल इक्वल टू 0, तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0 होता है, और जो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, KC हो जाता है। तो कल हमने जो इक्वेशन लिखी थी क्या लिखी थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Q लिखा था ना, तो Q की जगह क्या हो जाएगा अभी, KC। ठीक है, और ये क्या है, 0 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ KC। ठीक है जी, तो लॉग ऑफ KC क्या आएगा, लॉग ऑफ KC विल बी इक्वल टू, इसको इधर लाने, ये इसको इधर ले आओ, ये कितना आ जाएगा, n ई नॉट सी ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप आ गई। तुम यहां से KC को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि वो KC मतलब कॉन्सेंट्रेशंस में ना हो, प्रेशर्स में हो, तो हम सेम रिएक्शंस को सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं, लॉग ऑफ Kp इज इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591।
ठीक है। अगर टेम्परेचर T इक्वल टू 298 केल्विन ना हो तो यही रिएक्शन, ये जो इक्वेशन लिखी है ये बन जाती है log ऑफ Kc, ठीक है, इक्वल टू NF E0 सेल अपॉन 2.303 R इंटू T, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी log Kp क्या हो जाएगा, log Kp विल बिकम इक्वल टू NF E0 सेल अपॉन 2.303 RT, ठीक है। क्लियर होगी बात। सो दिस इज व्हाट यू हैव, इसको हम अब मिटा सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल टेबल, ठीक है। तो ओके Kp, ठीक। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो नहीं, आगे बताएंगे। एक लास्ट चीज लिख लो आज के लिए, हीट ऑफ अ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन की हीट क्या होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो ई सेल E cell, E0 cell and delta H0 cell, ठीक है। हमें ये देखना है, ठीक है, किसी भी सेल के लिए। तो डेल्टा जी, ये इक्वेशन अभी मैंने कुछ ही दिन पहले या पिछले किसी लेक्चर में लिखवाई होगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा जी नहीं, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं। अब जब ये लिखा, यहां पे क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एन एफ ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसमें से माइनस एन एफ ई सेल तो इधर आ गया, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ टी, ठीक है, इंटू डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तुम्हें याद होगा, मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल पोटेंशियल, ठीक। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सेल कह लेंगे इसको, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू एन एफ इंटू टी इंटू डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई सेल, ठीक है जी। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर हुआ, इसमें और कुछ नहीं अभी। तो यहां पर हम तुम देख लिया तुमने कि भाई नर्स इक्वेशन कैसे यूज होगी किसी सेल के लिए, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, और उसका क्या रिलेशनशिप आएगा सेल के साथ में, ठीक। कल हम कुछ सेल पोटेंशियल या ईएमएफ के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखेंगे। देन वी विल टेक अ लुक एट दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के नाम से जाने जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे उसमें। एंड देन वी लुक एट दी टाइप ऑफ हाफ सेल्स, वो काफी इंटरेस्टिंग है। टाइप ऑफ हाफ सेल्स करोगे, और एक लास्ट चीज है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीधी आएगी, बस वो एक बार कर दिया तो जो फर्स्ट पार्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, विच इज द गैल्वेनिक सेल, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस उन पे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।